आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर एंड वुंड हीलिंग को। सो वी हैव इन्फ्लेमेशन इंट्रोडक्शन. So what is inflammation? Inflammation a low inflammatory cell plasma protein, for example complement in the fluid to exit blood vessel and enter the interstitial space. यानी इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि कंप्लीमेंट और जो फ्लूइड होता है वो ब्लड वेसल से बाहर आते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आते हैं. यहाँ पर जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है वो टू टाइप्स का है. वन इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड देन वी हैव क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. एक्यूट इन्फ्लेमेशन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो बेसिक प्रिंसिपल हैं यहाँ पर एडिमा एंड न्यूट्रोफिल टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं. सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर एडिमा होगा एंड न्यूट्रोफिल होंगे. दैट इज शोन इन अ फिगर 2.1a. So this is the figure of acute inflammation, that is 2.1, that is showing inflammation, a acute inflammation with neutrophils. So if we see over here, यहाँ पर क्या है, ये जो डायग्राम इसमें यहाँ पर ब्लड वेसल है एंड मोस्ट ऑफ द एरिया जो है यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं. तो दिस इज द ब्लड वेसल, दिस इज द ब्लड वेसल और ये एरिया जो है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एरिया है. यहाँ पर जो होता है ये फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, मल्टी लोब्ड जो है न्यूट्रोफिल है, सेल्स दैट आर न्यूट्रोफिल्स. तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई कंटेनिंग सेल दैट आर न्यूट्रोफिल, यानी न्यूट्रोफिल के अंदर जो न्यूक्लिया होते हैं उसमें मिनी लोब्स होते हैं. इसके अलावा यहाँ पर ये जो वाइट एरियाज हैं ये जो है हमारे पास क्या है, एडिमा है. तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एडिमा होगा और इसके अलावा क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होंगे. सो दिस आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन. तो ये पैथोलॉजिकल डायग्राम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए आपको. इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस चीज़ के रिस्पांस में होता है. तो हमारे पास जो है इन्फेक्शन, यानी बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो इसको इलिमिनेट करने के लिए, पैथोजन को इलिमिनेट करने के लिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है. और इसके अलावा टिश्यू निक्रोसिस, निक्रोटिक जो डिब्रीज होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, उनको निकालने के लिए भी इन्फ्लेमेशन होता है. सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन अकर इन टू कंडीशन, दैट इज इन्फेक्शन एंड टिश्यू निक्रोसिस. अब यहाँ पर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का रिस्पांस होगा वो इमीडिएट रिस्पांस होता है और इसकी स्पेसिफिसिटी लिमिटेड होती है और इसमें इनेट इम्यूनिटी का रोल होता है. जबकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि लेट डिलेड रिस्पांस होता है और इसमें जो है एडप्ट इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है. तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इमीडिएट रिस्पांस विद लिमिटेड स्पेसिफिसिटी एंड इनेट इम्यूनिटी इन्वॉल्वमेंट. तो यहाँ पर मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, वो चीज़ें जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करता है, काज करता है, मीडिएट करता है, शुरू करता है, उनमें हमारे पास सबसे पहले टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं. सो टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन सेल ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम. फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल के ऊपर टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो है मौजूद होते हैं. सो टॉल लाइक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल. सो टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स एक्टिवेटेड बाय पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न, पीएमपीज जो होते हैं. तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं. अब यहाँ पर CD14 इज अ को रिसेप्टर फॉर TLR4, टॉल लाइक रिसेप्टर 4 on macrophages, recognize करता है lipopolysaccharide that is PAMP on the outer membrane of gram negative bacteria. यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पर जो PAMP होते हैं, lipopolysaccharide होते हैं, वो जो होते हैं रिकॉग्नाइज हो जाता है, टॉल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेशन हो जाती हैं और दिस विल रिजल्ट इन अप रेगुलेशन ऑफ NF kappa beta, a nuclear transcription factor that activate immune response gene, and this will lead to the production of multiple immune mediators. So what actually happen is that CD14, which is the co-receptor for TLR4 on macrophages, ये रिकॉग्नाइज करता है, CD14 रिकॉग्नाइज करता है लाइपोपोलीसेकेराइड को जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं. इसके आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसके आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर लाइपोपोलीसेकेराइड मौजूद है और ये लाइपोपोलीसेकेराइड जो होता है दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय CD14 विच इज प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेजेस. तो जब ये जो CD14 है जब ये पोलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है तो फिर क्या होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है एंड दिस रिजल्ट इन अप रेगुलेशन ऑफ NF kappa beta विच इज अ न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. और इस वजह से फिर इम्यून रिस्पांस जो होता है, जीन इम्यून रिस्पांस जो के जो जीन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्यून मीडिएटर जो है बनाते हैं. जो टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं वो हमारे पास विदाउट इम्यूनिटी के यानी लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी मौजूद होते हैं एंड इसलिए ये जो होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी रोल अदा करते हैं. देन वी हैव अनदर मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन दैट इज एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स. तो क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड जो होता है
हमारे पास फर्ज करें यहाँ पर ये मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन से एराकिडोनिक एसिड होते हैं, इसके अंदर मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होते हैं, दैट इज हेक्टेड अपॉन बाय फास्फोलाइपेज A2 एंड एराकिडोनिक एसिड दैट इज AA इज फॉर्म, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड्स के ऊपर फास्फोलाइपेज A2 ऐड करता है और वहाँ पर फिर ये एराकिडोनिक एसिड बनाता है। एराकिडोनिक एसिड के ऊपर कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेट एंड लाइपोऑक्सीजनेट एक्शन करता है। लाइपोऑक्सीजनेस की मदद से ल्यूकोट्रीन बनता है और साइक्लोऑक्सीजनेट की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है बनते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखना है। तो साइक्लोऑक्सीजनेस प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। सो एराकिडोनिक एसिड इज रिलीज फ्रॉम फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन बाय फास्फोलाइपेज A2, यानी फास्फोलाइपेज A2 जो होते हैं वो फास्फोलिपिड्स को निकालते हैं मेम्ब्रेन से एंड देन एक्टेड अपॉन बाय, और इसके ऊपर या साइक्लोऑक्सीजनेट या जो है लाइपोऑक्सीजनेट, स्पेसिफिकली 5 लाइपोऑक्सीजनेस होता है, इसके ऊपर एक्शन करता है। साइक्लोऑक्सीजनेस क्या करता है, प्रोड्यूसेस प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी जो साइक्लोऑक्सीजन होता है ये प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, जैसा कि PGI2, PGD2 एंड PGE2 मीडिएट वेसोडाइलेशन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हमारे पास PGI2, PGD2 एंड PGE2 ये ब्लड वेसल की वेसोडाइलेशन करती हैं एंड इसकी जो है परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करती हैं। PGE2 आल्सो मीडिएट पेन एंड फीवर। तो पेन और फीवर में जो पेन जो होता है इसमें PGE2 और एक दूसरा मॉलिक्यूल है ब्रेडिकाइनिन, तो ये PGE2 एंड ब्रेडिकाइनिन ये दोनों पेन को मीडिएट करते हैं। अब 5 लाइपोऑक्सीजनेस जो होता है ये ल्यूकोट्रीन को प्रोड्यूस करता है। अगर यहाँ पर हम देख ले जो 5 लाइपोऑक्सीजनेस होता है दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोट्रीन्स। सो 5 लाइपोऑक्सीजनेस प्रोड्यूसेस ल्यूकोट्रीन। इसमें हमारे पास ल्यूकोट्रीन B4 अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट न्यूट्रोफिल। तो जो ल्यूकोट्रीन B4 हैं ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। देन वी हैव ल्यूकोट्रीन C4, D4 एंड E4। सो CDE पहले वाला जो था वो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है, यानी छोटा है तो सबसे पहले जो B आता है तो B जो है इसने न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट किया। CDE respectively that will slow the reactive substance of anaphylaxis and that will mediate vasoconstriction, bronchospasm and increase vascular permeability। तो L ल्यूकोट्रीन C4, D4 एंड E4 क्या करता है, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म करता है और वास्कुलर परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। सो इसके बाद मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल जो होता है ये भी क्या करते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कनेक्टिव टिश्यू। इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। सो मास्ट सेल जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हैं। यहाँ पर जो मास्ट सेल होते हैं दे आर एक्टिवेटेड बाय टिश्यू ट्रामा, या तो टिश्यू ट्रामा के जरिए से या टिश्यू ट्रामा जो होता है मास्ट सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो कम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे कि C3A और C5 है, या क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल सरफेस IgG बाय एंटीजन। तो व्हाट इज मीन बाय दिस सेंटेंस, फर्स्ट करें मास्ट सेल है, इसके ऊपर जो होता है IgE है और ये IgE है, ठीक है। जब एंटीजन आता है तो ये दोनों को आपस में मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग। तो इस वजह से मास्ट सेल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। फर्स्ट का एंटीजन आ गया, ये ग्रीन वाला एंटीजन है, ये दोनों IgE को आपस में मिलाते हैं और इस वजह से मास्ट सेल की एक्टिवेशन भी हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें मजीद जो है भी चीज़ें डिस्कस, लेकिन आपने बेसिक चीज़ जो हमने डिस्कस की वो अपने याद रखना है। अब यहाँ पर इमीडिएट रिस्पांस इन्वॉल्व रिलीज ऑफ प्रीफॉर्म हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स विच मीडिएट वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टेरियोल इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। यानी इमीडिएट रिस्पांस में प्रीफॉर्म हिस्टामिन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बनते हैं जो कि वेसोडाइलेशन काज करता है और वास्कुलर परमेबिलिटी यानी ब्लड वेसल की अंदर परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। डिलेड रिस्पांस में प्रोडक्शन ऑफ एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं, खासकर जो है ल्यूकोट्रीन्स हैं। Then we have complement और pro-inflammatory serum protein that complement inflammation। और ये हमारे पास क्या होते हैं, सर्कुलेट एज इनएक्टिव प्रिकर्सर एक्टिवेशन अकर थ्रू। तो ये जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्स हैं इनएक्टिव होते हैं और इनकी एक्टिवेशन मजीद फॉलोइंग तरीकों से होती है। क्लासिकल पाथवे दैट इज C1 बाइंड टू IgG और IgM दैट इज बाउंड टू एंटीजन। अल्टरनेट पाथवे माइक्रोबियल प्रोडक्ट डायरेक्टली एक्टिवेट कम्प्लीमेंट, या मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे दैट इज MBL जो होता है मोइनोज के साथ अटैच होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंड एक्टिवेट करते हैं कम्प्लीमेंट को। सो MBL बाइंड टू मेनोज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिवेट कम्प्लीमेंट। ऑल पाथवे रिजल्ट इन C3 कन्वर्टेज, यानी ये जितने भी पाथवे हैं आखिरकार जो है C3 कन्वर्टेज जो है बनता है एंड मीडिएट करता है C3A से फिर C3B एंड फिर C5 कन्वर्टेज C5 से C5B एंड C5B कम्प्लेक्स C6 एंड C9 टू फॉर्म द मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। तो फाइनली हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बन जाता है। अब यहाँ पर जो C3 है एंड C5A ये जो है एनाफाइलैक्टोटॉक्सिन है और ये ट्रिगर मास सेल डिग्रेडेशन रिजल्टिंग इन
हिस्टामिन मीडिएटेड वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। C5 ये कीमोटैक्टिक है न्यूट्रोफिल के लिए। C3 भी जो है ऑप्सोनिन फॉर फेगोसाइटोसिस एंड मेक जो हमारे पास क्या है मेम्ब्रेन टेक कॉम्प्लेक्स है लाइसिस मैक्रोम बाय क्रिएटिंग अ होल इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एक्टिवेशन। देन वी हैव Hegeman factor, that is factor number 7, inactive flow inflammation protein produced in the liver activated upon exposure to subendothelial or tissue collagen in turn activate collagen and fibrinolytic system, that is DIC can also occur. Complements and kin system. किन क्या कहता है क्लीव करता है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिन को और वहां से ब्रेडिकाइन बनाता है जो इस डायलेशन काज करता है वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करता है और पेन काज करता है। सो पेन जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड ब्रेडिकाइनिन। सो two things mediate pain that are prostaglandin and bradykinin. So these are some mediators of acute inflammation. यहाँ पर हमारे पास एजिमन फैक्टर नंबर 8, फैक्टर 7 इनएक्टिव प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। और ये जो होते हैं जब इंडोथेलियल्स या टिश्यू कोलेजन को एक्सपोज है तो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कोगुलेशन एंड फाइब्रोनेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। काइनिन जो है आई मॉलिक्यूलर वेट के काइनिनोजिन को ब्रेक करता है और वहाँ से ब्रेडिकाइन बनाता है जो कि वेसोडाइलेशन और वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है एंड आल्सो कॉज द पेन। सो दीज आर mediators of inflammation. So these were the inflammatory mediators. Then we have cardinal signs of inflammation. Inflammation में कुछ signs होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले we have redness, that is also called as a river, and warmth का कलर या कलर। जब किसी एरिया के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पर उसका एरिया जो होता है रेड हो जाता है और वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्वेलिंग दैट इज कॉल्ड ट्रिमर, वो एरिया जो है स्वेल भी हो जाता है और वहाँ पर पेन भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास क्या होता है फीवर भी हुआ होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो ऑल दीज आर दी कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये जो हमारे पास रेडनेस होती है वो क्यों होती है कि वहाँ पर एरिया जो है वेसोडाइलेट हो जाता है, यानी जो ब्लड वेसल वहाँ पे जाते हैं वो वेसोडाइलेट हो जाते हैं। तो वेसोडाइलेशन की वजह से वो एरिया रेड हो जाती है और वहाँ पे ज़्यादा ब्लड आता है तो वो वार्म भी हो जाता है। सो बोथ हैव द मैकेनिज्म सेम, दैट इज वेसोडाइलेशन. So due to vasodilation which result in increased blood flow occur through relaxation of arterial smooth muscle, key mediator are histamine. ये vasodilation histamine, prostaglandin और bradykinin के जरिए से होती है। तो इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो रेडनेस एंड वार्मथ है यानी गर्मी है और रेडनेस ये वेसोडाइलेशन की वजह से होती है और वेसोडाइलेशन इज कॉज्ड बाय हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन. देन वी हैव स्वेलिंग इन द इन्फ्लेमेशन, जिस तरह हमने कहा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा होती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड वेसल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और वहाँ पर एंडोथेलियल सेल के अंदर गैप इंक्रीज होता है, दैट इज इंक्रीज परमेबिलिटी। तो फ्लूइड जो होता है ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है, कॉज एडिमा. सो ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज एक्सुडेटिव फ्लूइड. ठीक है, की मेडिएटर. अब ये जो स्वेलिंग होता है वो हिस्टामिन की वजह से होता है, विच कॉज एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन. एंड अब ये किस तरह से होता है? तो फर्स्ट करिए ये कि हमारे पास ब्लड वेसल का बेस मेम्ब्रेन है, ये एक एंडोथेलियल सेल, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा. तो अगर ये एंडोथेलियल सेल एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाता है. हिस्टामिन इज डूइंग दिस. देन वी हैव टिश्यू डैमेज होता है, दैट रिजल्टिंग इन एंडोथेलियल सेल डिस्ट्रक्शन. और अगर टिश्यू का डैमेज हो जाए तो भी स्वेलिंग होता है. एंड फिर क्या होता है हमारे पास टिश्यू डैमेज में एंडोथेलियल सेल की डिस्ट्रक्शन होती है. Then we have pain is called the dollar, that is because of bradykinin and PGE2 that we also we have discussed before. तो bradykinin और prostaglandins होते हैं, ये जो हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी इंडिंग्स को क्या कहते हैं सेंसिटाइज करते हैं. ठीक है, तो उसकी जो सेंसेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर इस वजह से फिर पेन जो है हो जाता है. Then we have fever that is present inside inflammation and fever is caused by pyrogen. यहाँ पर जैसे कि लाइकोपोलिसैकेराइड होते हैं ग्राम नेगेटिव फ्रॉम बैक्टीरिया, काज करता है मैक्रोफेज को, और फिर मैक्रोफेजेस जो होते हैं इंटरल्यूकिन 1 जो है प्रोड्यूस करते हैं और T1 निक्रोटिक फैक्टर को. फिर वो क्या करते हैं, ये इंटरल्यूकिन 1 एंड T1 निक्रोटिक फैक्टर ये इंक्रीज करता है साइक्लो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को इन द पेरीवास्कुलर सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन राइज द टेंपरेचर सेट पॉइंट. सो लेट्स से व्हाट एक्चुअली हैपन. So this is my self-made diagram. So what actually happens? फर्स्ट का ये एक बैक्टीरिया है, this is a bacteria that produces that has lipopolysaccharide. This bacteria lipopolysaccharide activate मैक्रोफेज. ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज जो है फिर
इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर को एक्टिवेट करता है। देन दिस इज इन ब्लू, दिस इज हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस के अंदर इंडोथेलियल या पेरीवास्कुलर सेल के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस होती है और इसमें एरिकिडोनिक एसिड जो होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है विद हेल्प ऑफ कॉक्स एंजाइम। ठीक है, तो कॉक्स के जरिए से प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि इंसेट्स, जिसमें हमारे पास पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन शामिल है। ये कॉक्स को इनहिबिट करता है और फिर PGE2 फॉर्मेशन को रोक देता है। तो ये हम फीवर जो है फिर जो है नहीं होता, सो पैरासीटामोल एंड इबुप्रोफेन आर यूज्ड इन अ फीवर। तो पायरोजेंस फॉर एग्जांपल पॉलीसेकेराइड फ्रॉम बैक्टीरिया काज करता है मैक्रोफेजेस टू रिलीज इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर which increase cyclooxygenase activity in the perivascular cell of hypothalamus या endothelial cell और PGE2 राइज करता है टेम्परेचर सेट पॉइंट को। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि एक बैक्टीरिया है, ये LPS के जरिए से मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। पेरिया मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है और ये हाइपोथैलेमस के अंदर साइक्लोऑक्सीजनेस को इंक्रीज करता है और वो साइक्लोऑक्सीजनेस एरिकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में कन्वर्ट होता है। कुछ ड्रग्स जिसमें एनसेड शामिल हैं जैसे कि पैरासीटामोल एंड इबुप्रोफेन जो कि एनसेड के एग्जांपल हैं, ये क्या करता है, कॉक्स इनहिबिशन है। कॉक्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है और इस वजह से फिर ये प्रोसेस नहीं होता एंड फीवर जो है नहीं होता, बिकॉज वी नो दैट फीवर इज काज्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो अगर हम कॉक्स 2 को इनहिबिट करें, कॉक्स 2 को यानी पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन के जरिए से कॉक्स 2 को इनहिबिट करें, तो एरिकिडोनिक एसिड जो है ये फीवर के प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा एंड देन वी विल से दैट फीवर विल नॉट अकर। तो इंस्टेड आपने याद रखना है।